जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए GK GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं जो कि SSC CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो ये 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में जो GK GS के क्वेश्चन पूछे थे CGL के द्वारा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इससे पहले हमारी जो है तो 25 क्लासेस हो चुकी हैं और ये इसकी हमारी 26वीं क्लास है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार एक स्वैच्छिक संगठन भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें खुदाई खिदमतगार, ठीक है, तो जो इसका मतलब होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है तो ये होता है ईश्वर की सेवा। क्या? ईश्वर के सेवक इसका मतलब होता है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। कहाँ? 1929 में हुई थी। कहाँ पर ये हुई थी? जो कि आज के टाइम पर खैबर पख्तून है पाकिस्तान में। कहाँ पर? खैबर पख्तून, वहाँ पर जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो एक एक भारतीय नेता थे। अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं, यानी फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान और बाचा खान। बाचा या बच्चा खान? क्या? बाचा या बच्चा खान? बच्चा खान के नाम से भी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है तो पहले तो ये भारत में, लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तब जो है तो ये पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको जो है तो उन्होंने कभी नहीं अपनाया। अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इन्होंने जो है तो ये विदेशी पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, इनको कब मिला था ये? तो जो इनको दिया गया था ये 1987 में जो है ये दिया गया था। कब? 1987 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। और पहले विदेशी व्यक्ति बने थे जिनको जो है तो ये भारत रत्न दिया गया था। फिर हम बात करते हैं इसके बाद आगा खान की। तो आगा खान जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। किसके? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के जो है ये पहले अध्यक्ष थे। कौन? आगा खान। फिर हम बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। ये कब बने थे? तो ये 1887 का जो अधिवेशन हुआ था INC का, कहाँ पर? मद्रास में। यहाँ पर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर दादा भाई नौरोजी की बात करें, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं ये INC के अध्यक्ष 2 बार बने। कब? INC के अध्यक्ष बने 2 बार, 3 बार बने, सॉरी, ठीक है, 3 बार बने। और ये जो है तो INC के पहले पारसी अध्यक्ष, ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष हैं। पहले दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले पारसी अध्यक्ष हैं। ये कब बने थे? तो ये जो बने थे तो ये INC का अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। यहाँ पर जो है ये INC के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद भी ये 2 बार बने। 1893 का जो लाहौर अधिवेशन था INC का, यहाँ पर भी ये अध्यक्ष रहे। और इसके बाद 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में, यहाँ पर भी जो है तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। फिर अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले सदस्य, ठीक है, में चुने जाने वाले पहले भारतीय, पहले भारतीय। और ये कब बने थे? तो ये 1892 में। कब? 1892 में ये बने थे, ठीक है, 1892 में ये बने थे। फिर इसके बाद जो दादा भाई नौरोजी है तो उनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा इन्होंने रस्त गुफ्तार पत्रिका चलवाई, रस्त गुफ्तार, ठीक है, रस्त गुफ्तार पत्रिका चलवाई दादा भाई नौरोजी ने। तो इन सारी चीज़ों को जो है तो आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद जो है तो जैसे ही वीडियो खत्म होती है 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा रिकेप लेंगे, ताकि जो है तो आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होंगी चीज़ें, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ याद होंगी, और एग्ज़ाम में क्या, जितना ज़्यादा याद होगा उतनी अच्छी बात होगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का खिताब ब्रिटिश सरकार को लौटा हुए अपना विरोध किया था? अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है तो नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो इनको ये उपाधि मिली थी 1915 में। कब? 1915 में जो है इनको ये इसकी उपाधि मिली थी। लेकिन लौटाई कब थी? तो इन्होंने जो लौटाई थी, तो ये लौटाई थी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। कब? 13 अप्रैल 19 को जो है ये हुआ था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था ये था चेम्सफोर्ड, भारत का वायसराय था। अगर हम बात करें तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये किस लिए हुआ था, क्या किसके कारण हुआ था? तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि एक रॉलेट एक्ट आया था भारत में, ठीक है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था भारत में? तो ये आया था 1919 में, ठीक है, मार्च में आया था, 19 मार्च या 21 मार्च, ठीक है, 2 तारीखें हैं। तो ये आया था उस समय। और रॉलेट एक्ट जिसको हम काला कानून और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते थे। तो इस अधिनियम में क्या होता था, ये जो रॉलेट एक्ट था, तो इसमें क्या है कि अगर किसी के ऊपर शक है तो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है तो ये उठाया जा सकता था, और उसको 2 साल के लिए, कितने, 2 साल के लिए जो है ये कैद में डाला जा सकता था। और उसको याद करने के लिए एक नारा दिया जाता था, क्यों? नो वकील, नो अपील, नो दलील और नो वकील। यानी अगर आपको रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ लिया जाता है, एक तो बिना किसी शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था। तो अगर पकड़ लिया गया तो ना आपकी कोई अपील सुनी जाएगी, ना आपकी कोई दलील मानी जाएगी, और ना ही आपका कोई वकील होगा। 2 साल तक तो 2 साल तक जो है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो इसी का विरोध करने के लिए जो लोग हैं, इन जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, ठीक है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जो जनरल डायर था वो अपनी सेना लेकर आया, और उसने जो एक ही गेट था अमृतसर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था जलियांवाला बाग, वहाँ पर आने और जाने का सिर्फ एक ही गेट था। तो उसी गेट को जो है तो उसने छेंक लिया, आप कह सकते हैं बंद कर लिया, और वहाँ पर सैनिकों को खड़ा कर कर लगातार इसने फायरिंग करवा दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने ये तो बता दिया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है तो पंजाब के 2 बड़े नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में जो है इकट्ठा हुए थे, और फिर वहाँ पर उनको पर गोलियां चलवा दी गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सभी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं चरण पादुका घटना। तो चरण पादुका घटना तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी 1931 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? हुई थी छतरपुर में, छतरपुर, ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। एक जगह थी जिसका नाम था चरण पादुका स्थान, ठीक है, चरण पादुका एक स्थान था छतरपुर मध्य प्रदेश में। वहाँ पर जो लोग हैं, तो ये रियासत थी, ठीक है, उनकी रियासती शासन था उसके खिलाफ इकट्ठा हुए थे, विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे उन्होंने जो है वहाँ पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। और इसीलिए जो चरण पादुका घटना है तो इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। फिर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किसने करवाया था? तो बंगाल का विभाजन करवाया था वायसराय कर्जन ने, ठीक है। ये कब करवाया था? तो ये करवाया था 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था। लेकिन जब 1911 में हॉर्डिंग द्वितीय आए, जो कि वायसराय बनकर आए थे, उन्होंने जो है तो 1911 में जो बंगाल विभाजन है इसको रद्द कर दिया गया था। फिर इसके बाद चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 4 फरवरी
1922 को हुआ था, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसमें जो है तो ये जो भीड़ थी ये हिंसक हो गई थी। जो चौरा चौरी है ये कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर जो है तो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का। तो जो भीड़ थी वहाँ की पब्लिक थी वो है ये हिंसक हो गई। और हिंसक होने के कारण जो चौरी चौरा एक पुलिस थाना था चौरी चौरा में, तो वहाँ पर जो है इन्होंने आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और कुछ आम नागरिक, इसमें 1 या 2 आम नागरिक मारे गए थे, ठीक है। तो इसी कारण जो है चौरी चौरा घटना हुई। और चौरी चौरा घटना के बाद जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उन्होंने जो है तो उसको स्थगित कर दिया था। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई तो आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कि अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिस इज़ माय क्यूआर कोड। तो यहाँ पर जो है तो आप जितना चाहें, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें एज यू विश, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे, तो जो शिष्य थे ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। किसके, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के ये शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्या थी। तो 2011-21-22 के हिसाब से जो है तो बेरोजगारी दर थी महाराष्ट्र में 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्रि त्योहार किस देवी को समर्पित है। तो नवरात्रि त्योहार जो 9 दिनों तक मनाया जाता है और ये जो है तो किसको, माता दुर्गा, जो देवी दुर्गा हैं, ठीक है, उनको जो है ये समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक में भारत का कितनी बार प्रतिनिधित्व किया। तो भारत, जो विजेंद्र सिंह एक मुक्केबाज हैं, बॉक्सर है, ठीक है, मुक्केबाज। इन्होंने जो 2004 का एथेंस में हुआ था, 2004 एथेंस से, ठीक है, एथेंस यहाँ पर जो है तो मेजबानी की थी भारत की। फिर इसके अलावा 2008 की बीजिंग ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया, बीजिंग जो कि चाइना में है, बीजिंग ओलंपिक। और इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है इन्होंने भाग लिया था। अब जो विजेंद्र सिंह है, इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था इसमें इन्होंने जो है तो एक कांस्य पदक जीता था। कौन सा, कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। और ये पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे जिन्होंने जो है तो ये मुक्केबाजी में मेडल जीता था, ठीक है। इससे पहले किसी भी मुक्केबाज ने जो है तो मेडल कभी नहीं जीता था ओलंपिक्स में। तो ये पहले भारतीय मुक्केबाज बने जिन्होंने जो है तो ओलंपिक में मेडल जीता था। और इन्होंने जो है तो कांस्य पदक जीता था 2008 की बीजिंग चाइना ओलंपिक्स में। चलिए आगे बढ़ें। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। 3 बार इन्होंने जो है तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था। तो व्यक्तिगत पदक, ठीक है, इंडिविजुअल पदक के बारे में पूछा गया है। इससे अगर हम बात करेंगे, हमने भारत में सबसे पहला पदक जो जीता था, स्वतंत्र भारत की हम बात करें, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहला पदक जो है हमने जीता था 1948 में, ठीक है। 1948 में जो ओलंपिक्स हुई थी, कहाँ पर, ये लंदन में हुई थी ओलंपिक्स। और इसमें जो है तो हमने किस में, हॉकी में, ठीक है, हॉकी में हमने पदक जीता था। कौन सा पदक हमने जीता था, स्वर्ण, यानी गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। हमने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और आज़ादी के बाद हमने पहली बार जो है तो ओलंपिक में मेडल जीता था। अब लेकिन हमने ये हॉकी में जीता था, क्योंकि हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब बात है कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक यानी इंडिविजुअल जो मेडल जीता था, तो किसने जीता था, किस में जीता था, तो ये हमने जीता था कुश्ती में, ठीक है, कुश्ती में जीता था। और किसने जीता था, तो ये थे खाशावा दादा साहेब जाधव, ठीक है, यानी केडी जाधव इनको कहा जाता है। खाशावा दादा साहेब जाधव ने जो है ये मेडल जीता था कुश्ती में, ठीक है। किस में जीता था, इन्होंने कुश्ती में जीता था। कब, 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक था। कौन सा, हेलसिंकी, फिनलैंड, ठीक है। हेलसिंकी ओलंपिक में जो है हमने पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसको 2021 में प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक था। तो ये थे कौन, तो एक थे जगदीश भगवती। कौन, जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यकों में से कौन ओडिसी से संबंधित है। अगर हम बात करें ओडिसी, तो ओडिसी जो है ये कहाँ का, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा ओडिसी से संबंध नहीं है, गीतांजलि लाल, मायाधर राउत, किरण सेंगल या कुमकुम मोहंती। तो जो गीतांजलि लाल हैं ये जो है ये ओडिसी से संबंधित नहीं है। जो गीतांजलि लाल है ये किससे, तो ये कथक से संबंधित है। किससे, कथक।
कथक से ये संबंधित है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इससे ये संबंधित है। और जो है तो ये गीतांजलि कथक से संबंधित है, ठीक है। बाकी मायाधर, किरण और कुमकुम जो है तो ये किससे, ये ओडिसी से संबंधित है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे भारत में जो है तो कितने 8 शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर और असम ओडिसी ओडिशा का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए? तो अनुच्छेद 75 जो है तो ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ देश द्वारा दिलाई जाती है? तो बहुत ईजी है, फिर से राष्ट्रपति, तो जो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, 1450 में पहली बार आविष्कार किए गए पवन मापन यंत्र का क्या नाम है? या इसका नाम है एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, यानी हवा को जिसको मापा जाता है हवा को। 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित तरुण भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है तो ये 2018 में उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी, और ये जो है तो तरुण भट्टाचार्य संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण है? तो ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण जो है तो यह है ऑप्शन बी, तितली, ठीक है। तितली जो है ये ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण है। अगर हम बात करें नेरीज और हिरुडीनेरला, तो ये जो है तो किससे, तो ये एनेलिडा से संबंधित है, किससे, एनेलिडा संघ से, ठीक है, एनेलिडा संघ से। और जो पिला है, तो जो पिला है ये मोलस्का से, किसके, मोलस्का, ठीक है, ये पिला जो है तो ये मोलस्का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी थी। हुमायूं के पास दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण आया था, जबकि उसके भाई कामरान ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था? तो उसके भाई कामरान को जो है तो अफगानिस्तान और पंजाब का नियंत्रण मिला था। अगर हम बात करें हुमायूं, तो हुमायूं जो है तो ये दूसरा मुगल बादशाह था, ठीक है, दूसरा मुगल बादशाह था, ये दूसरा मुगल बादशाह था। और ये जो है तो बाबर का बेटा था, किसका, बाबर का बेटा था। और जो हुमायूं है, तो हुमायूं ने 3 युद्ध लड़े, इसके 3 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1539 का चौसा का युद्ध, ठीक है, 1539 चौसा का युद्ध है, जो कि ये हार गया था, ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। हुमायूं वर्सेस एंड शेर शाह सूरी के बीच, ठीक है, शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और इसमें जो है तो शेर शाह सूरी जीत गया था। फिर 1540 में हुआ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या फिर जिसको बिलग्राम, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1540 में हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और इसमें भी जो है तो शेर शाह सूरी जीत गया था, और हुमायूं जो है तो अफगानिस्तान भाग गया था, और फिर 15 सालों के लिए जो है तो मुगल जो वंश है ये ख़त्म हो गया था। फिर इसने जो है तो 1515 में एक युद्ध लड़ा, ठीक है, 1515 में सरहिंद का पहला युद्ध है, सरहिंद का पहला युद्ध, ठीक है, सरहिंद का पहला युद्ध लड़ा, हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और इसमें जो है ये हुमायूं जीत गया, और जो मुगल वंश था ये फिर से पुनर्जीवित हो गया था। और जो हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, और जो हुमायूं का मकबरा है ये इसकी बीबी, जिनको हम हाजी बेगम या बीगा बेगम कहते हैं, इन्होंने इसको बनवाया था। और हुमायूं के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है हुमायूं नामा, क्या, हुमायूं नामा, ये इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है हुमायूं नामा। और ये किसने लिखी? तो इसकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम, इसने लिखी थी, गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी, इसने जो है तो ये हुमायूं नामा लिखा था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव के अवलोकन के लिए कौन से 2 कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? तो ये 2 कार्बनिक रसायनज्ञ हैं, ये हैं मॉरिस एस खराश और फ्रैंक आर मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखते हैं, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों में व्यापार को प्रतिबंध करना। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों में व्यापार को प्रतिबंध करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। हमें कितने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी से तो हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से, तो ये हमने रूस से यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगर हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो जोड़े गए थे स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर। किसकी, स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर हम बात करें तो जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कब, एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था ये संविधान संशोधन। इसके तहत जो है तो संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये जोड़ी गई थी। कहाँ पर, संविधान के, इसमें एक नया भाग बना, संविधान का भाग 4 बना और इसमें अनुच्छेद 51 में जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। फिर इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में। इसके तहत जो है तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में जो है तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे और जो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास के दौरान मुख्य बाधाएं क्या थी, तो उसकी मुख्य बाधाएं थी उद्योगों में पूंजी निवेश, ठीक है, उद्योगों में पूंजी निवेश जो है ये एक बहुत मुख्य बाधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं, तो ऊर्जा की इकाई जूल, कैलोरी एंड किलोवाट जो है ये जो ऊर्जा की इकाई है, लेकिन जो न्यूटन है ये जो है ये किसकी, ये बल की इकाई है, ठीक है, बल की इकाई, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक घटक है, तो जो है तो ये बैंक, ऑप्शन बी, बैंक जो SHG के व्यक्तिगत सदस्य को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। रुक जाइए। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा किस नदियों की, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों की सहायक नदी है, तो वर्धा जो है किस नदी की सहायक नदी, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें वर्धा नदी की, ठीक है, तो वर्धा नदी जो है तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती, कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत से जो है ये नदी निकलती है। कहाँ पर, मुल्ताई बैतूल से, कहाँ से, मुल्ताई बैतूल से, मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। और ये जो है तो किसकी, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी नदी की। अगर हम बात करें गोदावरी नदी कहाँ से, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से जो है ये नदी निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, आप कह सकते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत एंड दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी तो जिसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा एंड वृद्ध गंगा, इन 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा। और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर हम बात करते हैं महानदी, तो महानदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये सिहावा पर्वत से निकलती है, कहाँ से, सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, कहाँ से, रायपुर छत्तीसगढ़ से, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और जो महानदी है तो महानदी जो है तो ओडिशा का शोक कही जाती है, ठीक है, ओडिशा का शोक, क्योंकि महानदी के कारण जो है तो ओडिशा में कई जगहों पर बाढ़ आती है, इसलिए जो है तो इसको ओडिशा का शोक कहा जाता है। फिर तापी नदी, तो तापी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो तापी नदी जो है तो ये सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतूल से, ठीक है, जहाँ से वर्धा नदी निकलती है, मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। और वर्धा नदी भी कहाँ से, ये भी सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से ये निकलती है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिला
मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। और जो नर्मदा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और साथ ही साथ जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जिसको रीवा नदी कहते हैं, रीवा नदी, रेवा नदी, ठीक है, रीवा नदी और रेवा नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं। क्या? आकाश की बेटी, ठीक है, आकाश की बेटी भी जो है इस नदी को कहा जाता है। और जो नर्मदा नदी है ये मैंने बता दी कि पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो नर्मदा नदी है ये जबलपुर के पास भेड़ाघाट में जो है तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और इसके अलावा बरगी बांध और सरदार सरोवर बांध जो है जो नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो देखिए, तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो किसने करवाई थी? तो इसको करवाया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने जो है इसको आयोजित करवाया था। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में ये आयोजित की गई थी। तो ये जो इसमें जो है तो हीनयान और महायान में टूट गया था बौद्ध धर्म। तो जो कनिष्क है तो किस वंश है? तो ये कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश के शासक के समय पर जो ये हुई थी। अगर हम बात करें कुषाण वंश, तो कुषाण वंश का संस्थापक तो ये था कुजुल कटफिसिस, ठीक है, कुजुल कटफिसिस। चलिए आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2019 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व है? तो सबसे अधिक सड़क घनत्व 2019 के अनुसार ये है केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक विषाणु पैदा करने वाले जीवाणु के कारण होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका टेटनस का जो दूसरा नाम है तो यह है लॉक्जा। क्या? लॉक्जा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। थैंक यू।